जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है, पर शुक्र से 10वें भाव के द्वारा आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि इस जातक को जीवन में कहाँ सुख मिलेगा और किन कारणों से ये दुखी रहेगा। वैसे तो जब हम फलित कर रहे होते हैं तो हम बहुत डिटेल में जाते हैं, नवांश देखते हैं, आपका नक्षत्र देखते हैं और वर्ग कुंडलियाँ देखते हैं। ऐसे बहुत सारी विषय है जिसके ऊपर हम दृष्टिगोचर करते हैं, तब फाइनली हम बताते हैं कि इसमें क्या होगा। जब हम इतनी डिटेल में जा रहे होते हैं तो कई बार बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव रूल्स को अप्लाई करना भूल जाते हैं। उनमें से ही एक रूल है शुक्र से दशम भाव पर दृष्टि डालना। ये कैसे काम करता है, ये कैसे आपकी कुंडली के फलित को और अच्छा कर सकता है, आइए और विलंब नहीं करते हैं, जानते हैं इस विषय में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो लाइफ सूत्राज को और करे अपनी नक्षत्र ज्योतिष का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ये शुक्र से दशम भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है या इसको क्यों देखा जाता है? क्योंकि ऐसे तो हर ग्रह से कोई ना कोई भाव, हर भाव को देख सकते हो आप। गुरु से दूसरा देख सकते हो, बुध से पांचवा देख सकते हो, या अलग अलग ग्रहों से अलग अलग भाव देखे। दशम तो कर्म का है, तो शुक्र से दशम क्यों देखे और उसका क्या फायदा या नुकसान होता है? देखिए, पहले तो ये नियम आया क्यों? ये नियम आया भावात भावम के आधार पर। भावात भावम, भाव से भाव की दूरी। अगर किसी भाव से, मतलब जैसे हमने लिखा कि शुक्र से 10वां घर, अगर हम शुक्र से 10वें घर को ले रहे हैं तो उस घर से शुक्र चौथे होगा, स्वाभाविक सी बात है ना। अगर किसी ग्रह से 10वां घर हम आगे बढ़ गए तो अगर उल्टा चलेंगे तो वहां से हम कह सकते हैं किसी भी भाव से जहां से शुक्र चौथे बैठा हो उसकी कुछ उपयोगिता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो? पहला ये कि शुक्र अपने से 10वें भाव पर दृष्टि डालता है। यह हमें नहीं पता है, नहीं पता है मतलब रोजमर्रा के काम में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं शुक्र की तो 7वीं दृष्टि होती है, वही इम्पैक्ट डालती है। पर फैक्ट ये है कि शुक्र अपने से 10वें घर पर 25% दृष्टि डालता है, यानी प्रभाव डालता है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी कुंडली आप जब पढ़ते भी हैं तब भी ये बात हम डिस्कस करते हैं कि एक ग्रह के बैठने पर कुंडली का विवेचना फलित नहीं करना चाहिए। पूरे चार्ट को देखना जरूरी है कि पूरे चार्ट की क्या स्थिति है। तो वैसे ही अगर शुक्र किसी भाव से चौथे बैठा है या शुक्र से जो 10वां भाव हो गया उस पर शुक्र का प्रभाव आता है, अगर आता है तो शुक्र, आप ही लोगों ने कहा, सुख का कारक है, आनंद का कारक है, सुख देता है, भोग देता है। उस लिहाज से शुक्र की उपयोगिता बढ़ गई उस भाव के लिए। एक और महत्वपूर्ण कारण है इसको देखने का, वो ये है कि नाड़ी में भी चाल 10 के संबंध को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। नाड़ी ज्योतिष जब पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है त्रिकोण का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, फिर 2-12 इंपॉर्टेंट है और चाल 10 भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर चाल 10 का संबंध है, यानी कि शुक्र से दशम भाव पर शुक्र का प्रभाव आएगा ही आएगा और वो पूर्ण प्रभाव उस पर डालने में सक्षम हो जाता है। तो नाड़ी ने तो इसकी बड़ी तारीफ की है। बाकी हमारे यहाँ जो पराशरी दृष्टि है वो तो चलो फिर भी 1/4 है। और भावात भावम नियम भी कहता है शुक्र से दशम भाव को जरूर देखना चाहिए, आपको आसानी रहेगी। क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, उस पर आते हैं। जरा समझिएगा सूत्र क्या है। शुक्र से दशम भाव के सुख की प्राप्ति में शुक्र का योगदान रहता है। शुक्र जिस भाव से शुक्र से 10वां भाव गिन लीजिए, जो भी भाव वो आता है उसकी सुख की प्राप्ति के लिए शुक्र की उपयोगिता रहती है। जैसे अगर चौथे में शुक्र है, तो अगर मैं शुक्र से 10वां घर गिनूंगा तो लगन आ जाएगा वापस। तो हम कहेंगे कि लगन के सुख की प्राप्ति के लिए, भोग के लिए, नाम के लिए ये शुक्र बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। वहीं अगर शुक्र सप्तम में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि चौथे भाव की वृद्धि के लिए ये शुक्र बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर शुक्र से हम आगे गिनेंगे, 10 घर आगे जाएंगे तो चौथा भाव आ जाएगा। तो अगर शुक्र सप्तम में है तो फोर्थ के लिए, हमारे घर के संसाधनों के लिए, सुख सुविधा के लिए अच्छी बात है, ये योगदान देता है। अच्छी बात या बुरी बात तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मेरी हेल्प करना। चौथे के लिए तो चलो मैंने बता दिया आपको कि अगर चौथे में बैठा है तो वो लगन की वृद्धि करेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, राखी जी से चालू करते हैं। अगर मेरे विद्या भाव में शुक्र बैठा हो
तो वो किस भाव की वृद्धि करेगा? दूसरे मेरे धन भाव की वृद्धि करेगा। ठीक है, तो इसलिए शुक्र अगर पंचम में हो, इसको लक्ष्मी योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये धन के लिए वृद्धि कारक हो गया। अगर ये छठे में है शुक्र, तो चारू जी फिर ये किसकी मदद किसकी हेल्प करेगा? फिर ये तीसरे भाव की वृद्धि करेगा। फिर ये तीसरे की वृद्धि करेगा। छठे का शुक्र अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता, अजात शत्रु योग बनता है, लेकिन इसके अलावा इसको नेगेटिव काउंट किया जाता है, क्योंकि ये वैवाहिक सुख में भी परेशानियां देता है। और अगर यहाँ से देखें तो हमारा संघर्ष, हमारे पराक्रम बढ़ा देगा, हमारे एफर्ट बढ़ा देगा अगर शुक्र यहाँ पर विराजित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं मुकेश जी के पास। शुक्र अगर अष्टम भाव में है मुकेश भाई, तो फिर हम किस भाव की वृद्धि करें? पंचम की सर। पंचम की। अब देखो, हमें लगता है कि वही वाली बात कि पंचम को देख भी नहीं रहा, पंचम पर दृष्टि नहीं है, कोई संबंध नहीं बना, ये कैसे पंचम की वृद्धि करे? पर अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं, मैं बृहत पराशर होरा शास्त्र की बात करूंगा, उसमें कहा गया है कि अगर शुक्र पंचम भाव अष्टम भाव में हो तो नृप पूज्य, यानी राजा से आपको आदर मिलता है बिकॉज ऑफ योर विट, आपके दिमाग की वजह से आप अपना घर बना पाते हैं। ऐसे करके बहुत सारी चीजें लिखी है जिसमें बुद्धि होना, विवेक होने, विद्वान होने के योग भी लिखा है। तो यानी शुक्र अष्टम में है तो पंचम की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, चलो ऐसे भाव में लेते हैं जिसको हम बुरा बोलते हैं, उन्हीं बुरे भावों के हिसाब से समझते हैं। छठे में तो हमने बैठा के देख लिया। अब अगर हम 12वें की बात करें, 12वें में शुक्र बैठेगा तो फिर वो किसकी वृद्धि करेगा? हाँ राखी जी। नवम किस भाग्य की वृद्धि करेगा। हम तो बड़ा शुभ मानते हैं, कहते हैं ना कि 12वें का शुक्र, अरे व्यक्ति को तो भोग मिलेंगे, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, फायदेमंद रहेगा। वो क्यों? क्योंकि वो नवम की वृद्धि करता दिख रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर किसी भी भाव से चौथे शुक्र बैठ जाए, जैसा कि आपने बताया, या यूं कहें शुक्र से 10वां भाव जो भी हो गया, उसकी ये वृद्धि के लिए सहायक हो जाता है। अब ये इतना सरल नियम लग रहा है कि फिर तो अभी हम सब अपनी कुंडलियां खोल खोल के दिमाग में चल भी रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तीनों के अपने सबके याद आ रहे होंगे कि अच्छा इसकी कुंडली में तो यहाँ है, तो इसके इस भाव की वृद्धि हो गई। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डीप जाते हैं कि कब ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, कब नहीं होंगी। सबसे पहले तो बेसिक सी बात है भाई, किसी भाव से चौथे शुक्र बैठकर अगर वृद्धि कर भी रहा है, वो सहायक है, लेकिन भाव में जान तो होनी चाहिए। अब आपने मान लीजिए मेरे चौथे में शुक्र बैठा दिया, मेरे लगन से चौथे भाव में शुक्र बैठा है, लेकिन मेरा लग्नेश ही बहुत पीड़ित है, लगन में ही 2 क्रूर ग्रह आके बैठे। हम कह रहे हैं चौथे शुक्र बैठा है तो सहाय, अरे भाई वो सहायता ही कर पा रहा है, लेकिन सहायक के रूप में कितना दे देगा जब तुम्हारा भाव ही खराब है। पहली जरूरत तो भाव को अच्छे होने की है, भावाधिपति के अच्छे होने की है। अगर वो अच्छे हैं तब तो ये चौथे वाला शुक्र भी बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है बली, तो फिर इस योग का इतना कोई खास फल नहीं मिलेगा कि हम उसको देखकर खुश होते रहें। एक बात। दूसरा, यहां पर देखिए जरा सामने क्या लिखा है, बली शुक्र से दशम स्थान का सुख जातक को प्राप्त होता है। अगर मेरी कुंडली में शुक्र बली होके बैठा है तब तो मुझे सुख प्राप्त होगा, जिस भी भाव से, ये मतलब शुक्र से दशम भाव का। लेकिन अगर वो क्षीण या पाप प्रभाव में है शुक्र, तो वही दुख का कारक भी बनेगा। वो सुख ही नहीं देता, वो दुख भी देता है, क्योंकि चौथा भाव जहां भोग का है वहां मोक्ष का भी है। तो अगर मेरा शुक्र कमजोर है तो उससे दशम भाव के लिए भी वो नुकसानदायक हो जाता है, वहां पर प्रभाव इतना अच्छा नहीं दे पाता। ठीक है, आगे बढ़ते। अब एक और महत्वपूर्ण चीज जो जब ये नियम लगाओगे तो आपको देखनी होगी, वो क्या है कि शुक्र उस भाव के लिए कारक है या अकारक। मतलब जिस भी भाव से चौथे शुक्र बैठा है, या यूं कहे शुक्र से 10वां घर है, वहां पर कौन सी राशि है और शुक्र वहां से किन भावों का स्वामी बन रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा कुंभ लगन है और चौथे में शुक्र बैठा है, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा भाई बहुत बढ़िया। क्यों बढ़िया? मेरे तो लगन के लिए योग कारक है शुक्र, उसके बाद वो चौथे बैठा है और वो बली भी बैठा है। अगर वो बली बैठा हो तो पाप प्रभाव में ना, तो मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर यही शुक्र
आपके क्या कहूँ मैं, छठे भाव में बैठ जाता है, यानी कि कर्क राशि में। अगर कुंभ लगन है तो कर्क में बैठ गया, ठीक है ना। तो 11 12 1 तीसरे घर में, जिसकी अभी वृद्धि हम कर रहे थे कि ये बढ़ा देगा बढ़ा देगा, वो तीसरे भाव में राशि आएगी 1 नंबर मेष लगन। और उसके लिए शुक्र कोई बहुत ज्यादा कारक या बहुत ज्यादा शुभ नहीं बताया गया। ऐसी स्थिति में वो जो प्रभाव है उस शुक्र का, सहायता का या हेल्प करने का, वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो वहां के लिए कारक नहीं है। एक दूसरा, इसके साथ साथ एक चीज और नोटिस करिएगा कि शुक्र उस भाव के साथ साथ कुंडली के लिए शुभ है या अशुभ। मतलब मेरा लगन क्या है, मेरा शुक्र का लगन है, बुध का लगन है, शनि का लगन है, तो भी अच्छा है। ये दोनों जगह से चेक कीजिए, शुक्र का बल चेक कीजिए, जो भाव है उसमें भी अगर थोड़ी बहुत जान है तो ये शुक्र बहुत सपोर्ट करेगा अपनी दशा में भी, और जब उस भाव के ऊपर से गोचर करेगा तब और फायदेमंद हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये पत्रिका है, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताइए कि किस भाव की ये, पहले ये करते हैं, चलो ये कमजोर है या बली है, इसके बारे में बात करते हैं। आप तीनों में से चालू हो जाइए, बताइए मुझे एक एक करके। तो सर शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में स्वराशि का बैठा है, तो बली है और लग्नेश भी है। और ठीक है, यहाँ से वो दसम भाव पंचम भाव की वृद्धि करेगा। ओके। आपने कहा कि यहाँ शुक्र अष्टम में है, बात सही है। फिर आपने बात जोड़ी कि ये जो शुक्र अष्टम में है ये पंचम की वृद्धि करेगा, ठीक है, मान लेते हैं। और बली है इसलिए, अगर कमजोर होता तो हम कहते उसका दुख का कारण बनेगा। एक दूसरा, क्या इस भाव के लिए शुक्र कारक है? मतलब कारक इसका ओके, कारक है। क्यों कारक है? क्योंकि यहाँ कुंभ राशि लिखी है, शनि की राशि लिखी है, और वो कुंभ लगन के लिए योग कारक माना जाता है या अच्छे घर का स्वामी माना जाता है। ऐसी स्थिति में ये इस घर के लिए तो शुभ हो गया। अब आते हैं, क्या लगन के लिए शुभ है? इस कुंडली के लिए शुभ है? पता लगे यहाँ के लिए खराब हो, वो भी चेक करो। तो इस लगन के लिए शुभ लेंगे या अशुभ लेंगे? शुभ लेंगे सर, लग्नेश है। लग्नेश है, क्योंकि वो लग्नेश है तो भी शुक्र यहाँ पर लग्नेश होने के कारण, त्रिकोणाधिपति होने के कारण शुभ लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अब उस पर आ जाइए कि भैया पंचम में जान भी है, पता लगे पंचम लुटा पिटा बैठा है और हम यहाँ से शुक्र की वजह से फायदा हो जाएगा ये कहने लग जाएं, तो जरा पंचम के स्वामी पर ध्यान दीजिए। उसके बारे में गुप्ता जी, पंचम का स्वामी कौन है? नहीं सर, शनि महाराज है। पांचवें घर को, अच्छा मेरा नेट कनेक्टिविटी थोड़ी कम हो गई शायद। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि पंचम भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है, अगर हमें कोई दृष्टि देखनी हो तो? शनि देख जुपिटर जुपिटर और शनि का स्पेक्टर है। ओके फाइन। जैसे लगन 17 डिग्री का है, उस आधार पर शनि की दृष्टि भी आएगी पंचम पर और गुरु की दृष्टि भी आएगी पंचम पर। अब शनि तो इस भाव का अधिपति है, अपने भाव के ऊपर ही दृष्टि दे रहा है, और गुरु भी इसका कारक माना जाता है, संतान का कारक माना जाता है, विद्या का कारक माना जाता है। ऐसे में वो भी इस घर को देख रहा है। इस घर का अधिपति, पंचम अधिपति गुरु की राशि धनु में है, ठीक है। वैसे तो अभी यहाँ पर हमने नवांश नहीं बनाया, लेकिन ये वर्गोत्तम भी होगा क्योंकि 29 डिग्री का है, तो धनु राशि में वर्गोत्तम हो गया है। यानी ये पंचम का स्वामी कुंडली में भी गुरु की राशि में है, नवांश में भी गुरु की राशि में है। इसका मतलब इसमें जान है, वर्गोत्तम पुष्कर नवांश वाली स्थिति में पहुंचा हुआ है। और उसके साथ साथ ये गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर भी है, पंचम के स्वामी पर भी है, और पंचम का स्वामी गुरु की राशि, गुरु के नवांश में है। अतः हमें ये कहना होगा कि विद्या अध्ययन के लिए ये गुरु की दृष्टि यहाँ पर अच्छी है। हालांकि गुरु इस पर्टिकुलर लगन के लिए, तुला लगन के लिए बहुत कारक ग्रह नहीं होता है, ये आपने पढ़ा है। और तो इस वजह से हम कहें अरे गुरु, लेकिन जिस काम के पर्पज से हम पंचम भाव देखते हैं, पंचम भाव देखते हैं संतान के लिए, पंचम भाव देखते हैं ज्ञान के लिए, अगर ऐसे में गुरु की दृष्टि वहां पर आ रही है तो वी हैव टू टेक दिस एज अ गुड एस्पेक्ट कि भैया ये अच्छी दृष्टि है। यही दृष्टि, इस गुरु की दृष्टि लगन पर ले रहे होते तो इतनी अच्छी नहीं लेते हम, कहते अरे ये तो भाई
षष्टेश है, तीसरे घर का स्वामी है, लगन को देख रहा है तो इतना अच्छा फल नहीं देगा। पर अभी पंचम को देखना शुभ मान लेंगे, क्योंकि पंचम का कारक है, स्थिर कारक जैसा आपने कहा, और फिर वो शनि को भी देख रहा है। तो अब ये गुरु हमें शुक्र ने यहाँ पर सपोर्ट करना है, हमने ये देखा। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब जब शुक्र पंचम पद से गुजरेगा, जब जब ट्रांजिट में वीनस का ट्रांजिट 5th हाउस पर होगा, तो ये इसके 5th को स्ट्रॉन्ग करेगा, फायदा देगा, उसका सुख की अनुभूति कराएगा। ठीक है जी, इसकी सुख की अनुभूति कराएगा, क्योंकि वो पंचम पद से गुजरना उसका फायदेमंद रहने वाला है। और इसी प्रकार जब जब पंचम पर दृष्टि भी डालेगा गोचर में, ट्रांजिट करता हुआ जब मान लीजिए यहाँ आ जाता है या इसके शनि के ऊपर से गुजरता है, तो उस समय भी हम कहेंगे कि शुक्र इसको शुभ फल देगा पंचम भाव के लिए। तो इसको हमने ऐसे देखना है कि अगर शुक्र जिस भाव से चौथे बैठा है उसके ऊपर उसका पूरा प्रभाव आता है और भाव में जान हो तो वो फल और बेहतर हो जाता है। अब ये चार्ट मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आप मुझे बताओ किस भाव का फायदा या नुकसान, और क्या फायदा क्या नुकसान आपको क्या लगता है? सर मैं स्टार्ट करती हूँ। वीनस शुक्र यहाँ पर शत्रु राशि मित्र राशि में बैठा हुआ है, पर राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य के साथ में है, पीड़ित और अकारक ग्रह भी है इस लगन के लिए। शुक्र से दसम भाव देखने जाए तो अपने लोग के पास आता है दूसरा भाव, अष्टम भाव है ना? अष्टम भाव, सॉरी। हम्म। अष्टम भाव के लिए भी ये अकारक ग्रह है, जहाँ स्कॉर्पियो साइन आ रहा है उसके लिए भी वो अकारक ग्रह। तो यहाँ ये शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर नहीं आता। अष्टम भाव के अधिपति का बल भी चेक करो, कौन है अष्टम भाव का अधिपति? मंगल। सो मंगल कुंडली के द्वादश में है ना? हालांकि वो मित्र राशि का है, पर अग्नि तत्व ग्रह होकर जल तत्व राशि में है। ठीक है, वो पाप कलत्री में है। पाप कलत्री कहाँ से आ गई? क्योंकि आगे शनि है, पीछे राहु है। डिग्री पर ध्यान देंगे तो 19 डिग्री का राहु है और शनि 10 डिग्री का है। उस मंगल पर कोई शुभ एस्पेक्ट आ रही हो वो देखने की कोशिश करें तो इस कुंडली में मंगल पर कोई शुभ दृष्टि आती नहीं प्रतीत होती। अब अगर अष्टम भाव पर, अष्टमाधिपति पर किसी शुभ भाव की दृष्टि नहीं है, शुभ भावेश की दृष्टि नहीं है, या किसी भी नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुक्र उससे चौथे जाकर पीड़ित अवस्था में राहु सूर्य के साथ है, तो ये परिस्थितियां ये दिखा रही है कि शुक्र यहाँ पर अष्टम के दुख का कारक बनेगा, ना कि सुख का, और अष्टम इसको पीड़ित करेगा। जरा एक बार मुझे बताइए, अष्टम भाव से कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं? तो ससुराल वाली। हाँ, सबसे पहले महिला होना तो ससुराल के अलावा कुछ और दिखेगा नहीं, पैटर्नल प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी, और गूढ़ विद्या नहीं, पहले ससुराल है बाद में सब है। बात भी सही है। ओके, सो आपने कहा ये ससुराल का भाव है, नो डाउट ये ससुराल का भाव है। और बताइए इसके अलावा किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? ऑकल्ट साइंस हो गया, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब देखिए, हाँ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा अष्टम का सुख नहीं मिलेगा, यानी ससुराल का सुख नहीं मिलेगा। आपने कहा कि उसका स्वामी द्वादश में गया है और ज्यादा कुछ जान भी नहीं देख रही है, वो भी अच्छी बात कहने का मतलब आपकी बात को पुष्टि मिलती है। अब क्योंकि शुक्र यहाँ पर पीड़ित है और हमने कहा था पीड़ित शुक्र दुख का कारक बनेगा इस भाव के लिए, तो अब हम ये देखेंगे शुक्र कौन है, शुक्र कहाँ का अधिपति है। जिन भावों का अधिपति है उस वजह से मेरे साथ व्यवहार शुभ नहीं होगा। मतलब यहां पर शुक्र सप्तमाधिपति है, पत्नी का कारक माना गया है, नैसर्गिक रूप से परिवार का कारक माना गया है। इस कुंडली में सेकंड लॉर्ड बनता है जो परिवार और पैसे को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप कहें कि इसके अष्टम का सुख इसको नहीं मिलेगा तो उसका कारण कौन कौन बन सकते हैं? तो पहला कारण ये हो सकता है कि पत्नी का स्वभाव आपके साथ सही नहीं है और उन्होंने ही आपके ससुराल वालों को आपके खिलाफ कर दिया, जो कि स्वाभाविक सी बात है, ऐसा होने में कोई बड़ी बात नहीं है।
कि आप वैसे इन लॉस पूछ रहे थे, लेकिन आपकी आपके जीवन साथी ने जाके बताया मेरे साथ क्या क्या होता है, और या क्या क्या मुझे फील होता है, उस वजह से अपने बच्चे की साइड लेने के चक्कर में आपके ससुराल वाले आपके खिलाफ हो गए। ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये योग देखेंगे कि भैया ये शुक्र उससे अष्टम बना, मैंने कहा था ना कारक है या कारक, ये जरूर देखना। मैं इसीलिए कह रहा था, अगर वो, अब जैसे आपने कहा कि इस भाव पर दोबारा आ जाते हैं, अष्टम भाव पे दोबारा आते हैं, अष्टम से किन भावों का अधिपति है शुक्र? 7वें और 12वें। 7वें और 12वें। लगन से कहाँ का स्वामी है? 7वें और दूसरे। तो कौन सा भाव दोनों जगह से आया? 7वां। 7वां आया। तो मतलब उस भाव से भी 7वां, मेरे लगन से भी 7वां, तो जो मेरी प्रायोरिटी होगी वो सप्तम भाव होगा, कि सप्तम के कारण मुझे परेशानी आ सकती है, और सप्तम पीड़ित भी हो रहा है। यहाँ पर मैं ये कहूँ कि वो जो भी जीवन साथी होगा वो झूठ बोल रहा है और वो सच नहीं बोल रहा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैं कहूँगा उसकी पीड़ा है, उसको पीड़ा है, और उसी पीड़ा की वजह से अष्टम के साथ भी अष्टम का सुख भी आपका जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ इसके बारे में आप पूछना चाहें, बताना चाहें तो प्लीज बताइए इस चार्ट पर। सर मैं इस चार्ट पर नहीं, मैं जनरल पूछ रही हूँ कि भावेश से भी देखना है क्या शुक्र कैसे है? ओके, भावाधिपति यानी आप मंगल से बात कर रहे हैं शुक्र को देखने की, अगर हम अष्टम से बात करें। भावाधिपति के बल को जरूर देखना है, ठीक है। और अगर भावाधिपति के ऊपर शुक्र की दृष्टि आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, मतलब भाव से चौथे भी गया वो और उसके अधिपति के साथ भी संबंध बना रहा है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, वो 6-8 हैं, 2-12 हैं, 3-11 हैं, उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सीधा संबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सीधा संबंध मतलब दृष्टि संबंध हो, युति हो, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है, बाकी वो आपस में कैसे भी बैठे, फिर हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चीज है। तो ये विषय था शुक्र से दशम भाव को देखने का। अब मैं चाहूंगा एक बार आप रिपीट करो, राखी जी प्लीज आप करिए, कि भाई पहला पॉइंट क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा सम अप करते हैं इसको, कि जब बाद में देखेगा कोई तो उसे पता हो कि हमने क्या क्या किया आज। चारू जी आप बता दो ना, बोलो बोलो राखी जी। इसमें सबसे पहले अपने लोग को ये देखना है कि शुक्र से दशम भाव, शुक्र अपने से दशम भाव की वृद्धि करता है, उस पर 25% उसकी दृष्टि पड़ती है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद शुक्र से दशम भाव में उसकी सुख की प्राप्ति होती है, में शुक्र का योगदान रहता है। शुक्र जिस भाव का लॉर्डशिप है, उस लॉर्डशिप के थ्रू उसका योगदान अपने देखने में मिलता है। अब इसमें सबसे पहले ये देखना है कि शुक्र उस भाव के लिए कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद उससे जो दशम भाव में जो राशि आती है, उसके लिए भी ये देखना है कि उसके लिए भी वो कारक ग्रह है कि नहीं। उसके बाद वो देखना है कि उस भाव का बल क्या है, वो भाव का स्वामी है, वो कुंडली में बली बैठा हुआ है या कमजोर बैठा है। बिल्कुल, आप जैसे बता रहे हैं सही, यही चीज़ हम देखना चाहिए, जिस ऑर्डर में आपने कहा वही देखना है। इसमें मैं ये बताना चाह रहा था, वैसे तो हमने चर्चा कर दी कि भाव में खुद में थोड़ी जान तो होनी ही चाहिए। अब भाव बिल्कुल जैसे हम कहते नहीं कि अगर लग्नेश कमज़ोर है तो सारे राजयोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि कितने भी राजयोग बना लो एंड एट द एंड ऑफ द डे इस्तेमाल तो लग्न ही करने, लग्नेश नहीं करने। अगर उसमें जान नहीं है, सूर्य चंद्रमा में जान नहीं है, तो फिर कुंडली में कुछ जान नहीं है, वो तो दूसरे को देता रहेगा, अपने लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब किसी भाव से चौथे में उसकी वृद्धि के लिए देख रहे हो तो ये ज़रूर देखो कि उस भाव में जान होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। जब भी कोई रील बनती थी तो आप पूछा करते थे कि दिल्ली में आप कहाँ पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली और करनाल में एडमिशन ओपन है। वहाँ पर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी और रिसर्च क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम वहाँ पर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमें आपका इंतज़ार रहेगा। यदि आपकी रुचि है और इस विषय को सिस्टमैटिकली आप समझना चाहते हैं आमने सामने बैठकर, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट पर है, वहाँ विजिट कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया गया होगा, आपके सामने अभी आ रहा होगा, उस पर कॉल करके भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं।
केमद्रुम दोष देखते वक्त किन बातों को दिमाग में जरूर रखना चाहिए, किन का ख्याल रखना चाहिए, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।